हाँ, कुछ इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होता है ना लड़की लोग का कुछ ना। तो जैसे ही एक, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जो भी हम लोग का अपकमिंग क्लास होगा, जो हम लोग क्लास शुरू करेंगे आप लोग का पीजीटी के लिए, तो हम एक टॉपिक आपको बता देते हैं, आप उसको पढ़ लेना किताब से या जो भी आपके पास सोर्स है। वर्ल्ड हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे, आप अपने से जो पढ़ना है पढ़ो। हाँ, उसमें ठीक है, उसमें हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण से पढ़ेंगे। हाँ, ये, हाँ, हाँ, रेनेसा से हम लोग चैप्टर अपना वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करेंगे। जिस दिन भी हम लोग क्लास शुरू करेंगे, आप लोगों का जो पीजीटी का क्लास है, उसमें फर्स्ट क्लास यही होगा, रेनेसा। ठीक है। अब ये जो रेनेसा है इसलिए मोर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए, मेरे जैसा अगर कोई इतिहासविद हो, इतिहास का थोड़ा सा भी जानकारी रखता हो, तो इस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, इसलिए क्योंकि भारत भी अभी उसी दौर से गुजर रहा है। रियल में जैसे कहा जाता है कि भारत में भी पुनर्जागरण आया था 1828 से, जब राजा राम मोहन राय ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में प्रवेश किया था, तो उस समय भारत को मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो रेनेसा नहीं था, वो पुनर्जागरण नहीं था, लेकिन इतिहास में कुछ इतिहासकार उसको रेनेसा पीरियड कहते हैं। लेकिन रियल में अगर रेनेसा का जो दौर है, ये अब शुरू हुआ है 2014 से। हाँ, हर एक, ये अच्छा सवाल है, क्यों मान, देखो कोई भी अगर तटस्थ इतिहासकार होगा, नेशनलिस्ट इतिहासकार होगा, राष्ट्रवादी इतिहासकार होगा, या आप भी अगर तटस्थ होकर के सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि भारत अभी वाकई में रेनेसा पीरियड से गुजर रहा है, या रेनेसा इसके अंदर हुआ है। रेनेसा का मतलब क्या है? जैसे हिंदी टर्म है पुनर्जागरण, दो टर्म है यहाँ पे। पुनर्जागरण मतलब फिर से, पुनर् मतलब फिर से, जागरण का मतलब है जागना। यानी कहीं ना कहीं इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति है, समाज है या सभ्यता है, एक समय था जो जगा हुआ था, पहले वो जगा हुआ था, वो इतना जगा हुआ था कि दुनिया को भी जगा करके रखा हुआ था। तो भारत में अगर देखा जाए तो एंशिएंट पीरियड में, प्राचीन काल में भारत दुनिया का शीर्ष था, सबसे जागरूक सभ्यता था, सबसे स्मार्ट सिविलाइजेशन था भारत, इंडिजिनस सिविलाइजेशन था। चाहे सिंधु सिविलाइजेशन हो या आर्य संस्कृति हो, कोई भी हो, गुप्ता पीरियड आते आते वो क्लासिकल पीरियड में पहुंच गया, वो 450 तक वो क्लासिकल पीरियड में पहुंच गया वो। तो अब उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या होगा कि भारत फिर अंधकार में चले जाने लगा, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियस एस्पेक्ट में, हर तरह से वो फिर अंधकार में जाने लगा, यानी कुपमंडुक बन गया वो। जैसे कुछ लोग नहीं होता है कि जिसको इस, हाँ, सब आपको पता है कि सरकार बदलने से सरोकार बदल जाता है, सत्ता अगर बदल जाए तो लोगों का सोच भी बदल जाता है। अब ये जो टाइम पीरियड है लगभग 550 या 650 ईस्वी से 650 AD से, ये जो टाइम पीरियड है, यहां से लेकर के आप 1757 तक आप अंधकार में चले गए। हाँ, अंधकार में, हाँ, हर्षवर्धन के बाद अंधकार में चले जाते हैं। अंधकार में चले जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ का सारे सिस्टम कोलैप्स कर गया, ऐसा नहीं है। लोगों के अंदर जो एक अपना स्वेच्छा से या सेल्फ डेवलपमेंट का जो एक टेंडेंसी था भारत के लोगों का, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोग अब किसी भी चीज को लेकर के प्रोत्साहित नहीं होते थे, न तो राज्य उसको प्रोत्साहित करता था, न स्वयं करते थे। जो जितना में है उसी में खुश है। समाज बंद हो गया, सोसाइटी क्लोज हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स जो है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो थोड़ा सा लचीला, आप कह सकते हैं कमजोर हो गया, जो पहले था वैसा नहीं रहा। तो इसके कई फैक्टर थे, कई फीचर्स थे, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत का एक डार्क एज था।
मुगलों ने कोशिश किया इसको फिर से ठीक करने का, लेकिन उनका जो कोशिश था वो एक आक्रांता का कोशिश अलग तरह का था। वो अपनी सत्ता को स्थापित करके अस्थायित्व देना चाहते थे। वो आपके भारत के राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र जागरण की उनकी कोई संकल्पना नहीं थी। उनकी कोशिश ये थी कि अधिक से अधिक जनमानस को विश्वास में लेकर के अपनी सत्ता को बरकरार रखा जाए। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड था ये पूरा का पूरा डार्क एज था। हमारे यहाँ 100-200 साल का डार्क एज नहीं रहा है, हमारे यहाँ लगभग 1200 सालों का डार्क एज रहा है, अंधकार का युग रहा है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो यूरोप में, यूनान में जो चीज देखा था, जो चीज सीखा था, जो डेवलप किया था, और वो कहीं से वो अब इस चीज को यहां पे अपने फेवर में करना शुरू किए। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जब आए तो भारत को में रेनेसां लाने लगे, लोगों को जागृत करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी सिविलाइजेशन को स्टेबल करने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपने जरूरत के लिए। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो अगर कुल मिला जुला करके ओवरऑल देखा जाए तो भारत के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास है उसमें एक लंबा दौर अंधकार का है। लेकिन इतिहास में कुछ ही वर्षों को बताया जाता है कि इतना ही साल अंधकार का है, नहीं, एक लंबा कालखंड, सदियों तक भारत अंधकार में चले गया है। अब इसी चीज को मिटाया जा रहा है। अभी तक से क्या था कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे को देख करके अनुकरण करते थे, कॉपी पेस्ट करते थे। अब ऐसा नहीं, दूसरे की सिर्फ बखान करते थे, उसकी प्रतिष्ठा में। लेकिन अब जो 2014 के बाद से जो युग परिवर्तन हुआ है, अब इसमें आपकी क्षमता, आपकी अंतर्बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज का प्रयोग किया जा रहा है स्वयं के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। अब अभी वर्तमान संदर्भ में ऐसे समझ लो कि जब हम बताएंगे कि पुनर्जागरण है क्या, क्यों आया, यूनान में, रोम में या पूरे यूरोप में इसका क्या प्रभाव पड़ा, कैसे आज यूरोप लीड कर रहा है दुनिया को। यूरोप का ही एक अंग है, हिस्सा है अमेरिका। जो अमेरिका में लोग हैं वो सब के सब यूरोपियन हैं। एक लंबे कालखंड में वो वहां से माइग्रेट होकर के वहां पे जाके बसे हुए हैं। तो चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, आज जो दुनिया का लीड कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने रेनेसा को अपनाया। रेनेसा उनके यहाँ आया 1350 ईस्वी से लेकर के लगभग 200 साल तक, 1550 तक यूरोप रेनेसा के दौर में रहा। रेनेसा के दौर में उन्होंने वही कुछ किया जो आज हम कर रहे हैं। उन्होंने अपने यूनानी सभ्यता या यूनानी संस्कृति और रोमन सभ्यता और रोमन संस्कृति का महिमा मंडन शुरू किया। उन्होंने अपने अतीत, अपने पूर्वजों की जो उपलब्धियां थी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, कला में, स्थापत्य में, संगीत में, साहित्य में, दर्शन में, उसको उन्होंने फिर से रिबिल्ड करना शुरू किया। उनके अंदर वो फिर से कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास आया। जैसे रेनेसा ऐसे समझ लो, रेनेसा है कि मान लो हम मच्छर नहीं, आजकल मक्खी बहुत आता है, सब पता नहीं क्या। नहीं तो तुम्हारे मेरी ओर है ना, इधर मक्खी। तो आज यूरोप, हाँ ये होता है थोड़ा सा, आजकल का सीजन ऐसा है ना, बहुत ज्यादा ये सब। तो उसी चीज, हाँ होना भी चाहिए। तो रेनेसा में आज जो हम लोग रेनेसा की बात कर रहे हैं, चाहे यूरोप ने रेनेसा जब अपनाया तो उसके पीछे यही कारण था। वो देख लिए, जैसे रेनेसा लाने से पहले यूरोप में धर्म युद्ध हुआ था, उसी तरह से भारत भी उसी धर्म युद्ध के दौर से गुजर रहा है। तो अगर वो सारे फीचर्स जो पुनर्जागरण में यूरोप ने देखा, वो वही चीज अब भारत में हो रहा है। तो रियल में रेनेसा अगर जो परिभाषित किया गया है इतिहासकारों द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, स्कॉलर के द्वारा, वो भारत में अब दिखता है। तो इसलिए ये टॉपिक से 2 सवाल कम से कम आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, एकदम 100% आप लिख लो किसी पेपर पे, कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये सब एरिया है, यहां से आपको लीड करने का मौका मिलेगा। जो हम आपको बोले थे कि 85 कम से कम 85 होना चाहिए, तो 75 तक तो लड़के एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न से मार लेंगे। लेकिन हर एक किसी का वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा नहीं होता है।
90% हिस्ट्री के स्टूडेंट का वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत कमजोर होता है। तो आप हाँ आप कोशिश और याद रखना है कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो जरूर वर्ल्ड हिस्ट्री से आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ से एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी बता देते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ही सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उतने जटिल क्वेश्चन जितने जटिल एंशिएंट में, मिडाइवल में और मॉडर्न में पूछे जाते हैं, उतने जटिल क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। एकदम सिंपल सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके पास अवसर है कि आप ये जो आरंभिक क्लास हो, आरंभिक जो क्लास है, इस आरंभिक क्लास में आप वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे चैप्टर को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। और वो एकदम सरल तथ्य जो पूछा जाएगा उसको याद कर लो, समझ लो। अब बहुत आसान है। आप देखिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से आप लोग परेशान होते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा उसमें हम लोग यहीं से शुरू करें, पुनर्जागरण से। आपके पास जो भी किताब है, जो भी बुक है, आप उससे या तो इसको पढ़ लेना, एक बार पढ़ लो। जिस दिन हम क्लास करेंगे उस दिन आपको पूरा समझा देंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार नहीं समझ में आएगा, बिना पढ़ाई नहीं समझ में आएगा, हमको पता है। वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। नहीं वो ठीक है। अच्छा, वो हमको पीडीएफ है क्या वो? हाँ ठीक है, पीडीएफ बना के हमको भेज दो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला वो भेज दो हमको, देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें आपका ये बहुत डायमेंशन है, यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो या तो आप इसको पढ़ लेना, अगर नहीं भी पढ़ पाए, हमको पता है नहीं पढ़ पाएंगे, तो एनसीईआरटी का अगर बुक होगा आपके पास, तो एनसीईआरटी का बुक में भी ये रेनेसा मिलेगा। वो बेसिक लेवल का है, आप उसको 1 बार 2 बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको और अगर बाय द वे थोड़ा सा भी आप लोगों को बोझिल लगता है तो आप इसको छोड़ देना। जिस दिन मेरा क्लास हो जाएगा, 1 दिन में नहीं होगा, कम से कम 2 क्लास इसमें लगेगा। तो